given the term taxonomy. So जो भी नेम्स आ रहे हैं या तो वो लैटिन हो रहे हैं या ग्रीक हो रहे हैं, तो इन सब में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। तो आप उस मिल्कमैन को ये नहीं पूछने वाले हो कि भैया आपके पास बुबालिस का मिल्क होगा, वो बोलेगा ये कोई नया जानवर आ गया क्या मार्केट में। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज इस क्लास में हम लोग अपनी उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी जो है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतना ही समझा था कि अगर मैंने आपको वीट कहा तो वीट से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। एंड दैट वीट will never possess the characteristic with that like of a rice। राइस के साथ कभी अपना वो कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करेगा। जैसा राइस दिख रहा है वो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वीट जैसा दिख रहा है वो उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, कभी एक दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक मिक्सअप नहीं होगा, राइट। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। इस क्लास में हम लोग अपना उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं who has given the term taxonomy। So taxonomy is a term which is coined by D. Candolle। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो टैक्सोनॉमी के नाम को कॉइन किया, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाता है एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कैसे कैसे धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाता है एंड इस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे धीरे धीरे आता है, ये समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का जो टर्म है ये कॉइन किया गया था डी कैंडोले द्वारा, लेकिन जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो क्रेडिट दिया जाता है कैरोलस लिनेनियस। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो क्रेडिट दिया जाता है कैरोलस लिनेनियस, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। टैक्सोनॉमी का नाम आज जो हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी, ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था डी कैंडोले के द्वारा, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को क्रेडिट दिया जाता है कैरोलस लिनेनियस। आगे हम लोग को पता चलेगा कि क्यों इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ओके, वेरी सून। नाउ दिस टैक्सोनॉमिक स्टडी will give us information to their similarity, dissimilarity and evolutionary relationship। तो जब हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें कौन सब बातों को पता चलता है, हमें उसमें पता चलेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सिमिलैरिटीज में, उसके डिसिमिलैरिटीज में, और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उसके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मैंने कहा वीट और राइस, तो हम लोग टाइम स्पैन के थोड़े पीछे जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये वीट और राइस आखिरकार कहीं एक जगह से अराइव हुआ होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉट ओनली दिस हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हमने वीट देखा तो वीट के भी कुछ कुछ वैरायटीज आ जाते हैं, छोटे छोटे मतलब डिफरेंसेस के साथ, बट वैरायटीज आ जाते हैं वीट के अंदर ही। तो उसमें भी हम लोग चेक करते हैं कि फलना वीट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है, और दोनों के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नाउ मूविंग अहेड टू फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी जो है ये अगेन एक ग्रीक टर्म है, याद रखिएगा। ज्यादातर जो भी नेम्स आ रहे हैं या तो वो लैटिन हो रहे हैं या ग्रीक हो रहे हैं, तो इन सब में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखिएगा which term is coming from लैटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फाइलोजेनी जो है वो एक ग्रीक टर्म है, और यहाँ पे फाइल का मतलब होता है ट्राइब, यानी किस कबीला से वो बिलोंग करता है। हम लोग ट्राइब का मतलब यही तो जानते हैं, राइट। तो फाइल मीन्स ट्राइब और रेस, whereas gen means to produce, यानी कि ये किस ट्राइब से प्रोड्यूस होके निकल के आ रहा है, राइट। Phylogeny means what? It's a Greek term where it explains from which tribe or from which race it is arriving to.
राइट, कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ दिस फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और lineage of one or more groups of organisms. Okay, it is based on study of fossils, comparative anatomy and other fields of study. ये जो फाइलोजेनी है ये क्लियरली क्या देखेगा, ये देखेगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, यानी कहां से ये ओरिजिनेट होके आ रहा है। ये फाइलोजेनी क्या है, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को चेक करेगा कहां से ये ओरिजिनेट होके आ रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो ह्यूमन बींग के पीछे वो चेक किया जाएगा कि इसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहां से है, राइट, कहां से ये ओरिजिनेट होके आ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ ह्यूमन, राइट। वेयर ये टैक्सोनॉमी क्या देखता है, टैक्सोनॉमी एक्चुअली नेमिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है। टैक्सोनॉमी एक नेमिंग का प्रोसेस है। अभी जैसे ह्यूमन बींग अगर मैं कहता हूं तो ह्यूमन बींग मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे और ये थोड़ा उसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर मैंने ह्यूमन को कंपेयर करना चाहा किसी और एप के साथ, तो उसमें सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देखेंगे, दैट्स इट। लेकिन जब फाइलोजेनी का बात आता है तो फाइलोजेनी में हम लोग ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि ये जो एप है या जो ह्यूमन है, दोनों किस पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, व्हाट इज द कनेक्टिंग पॉइंट। तो हम लोग हिस्ट्री को ट्रेस बैक करेंगे, हम लोग पीछे की ओर जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हमारा एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट क्या है, राइट, कहां से हम लोग ओरिजिन किए। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें फॉसिल देखना पड़ेगा। अभी ये फॉसिल जनरली एक्सकावेशन होते हैं तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो फॉसिल्स को देखा जाएगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखा जाएगा, यानी कि मैंने जो फॉसिल्स को निकाला अब उसमें उसका कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखा जाएगा कि मान लो कोई एक फॉसिल को हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया और उसमें जो ऐसे कि हम लोग चेक करेंगे कि ये ह्यूमंस के साथ कितना सिमिलर है या दूसरे किसी एप्स के साथ कितना सिमिलैरिटीज खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्या चेक आउट करेंगे, एंड अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, बाकी फील्ड ऑफ स्टडी को भी वहां पे कंसिडरेशन में रखेंगे, लाइक मॉलिक्यूलर स्टडी, राइट, बायोकेमिकल स्टडी, सारे फील्ड को हम लोग वहां एनालिसिस में रखेंगे and then we will try to come out into a conclusion, right, then we will try to come into certain conclusion. Now agar baat kiya jaye the differences, if we talk about the differences between taxonomy and phylogeny, तो हमारे पास differences क्या निकल के आते हैं। और हाँ, ये सब important aspect है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है। वो सीधा कहेगा which of the statement is false with respect to the difference of taxonomy and systematics। तो ये हम लोग डिफरेंसेस को भी बड़े ध्यान से समझना है कि ये डिफरेंसेस क्या है। तो जब बात करते हैं टैक्सोनॉमी का, तो ये क्या है, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये आइडेंटिफाई करेगा, नेक्स्ट उसके बाद नोमेनक्लेचर करेगा यानी कि नेमिंग करेगा, एंड देन उसको क्लासिफाई करेगा दैट ये किस ग्रुप किस फैमिली के साथ जाना इसको ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट प्लांट को किसी एनिमल ग्रुप के साथ एडजस्ट करवा दिए या एनिमल को प्लांट ग्रुप के साथ एडजस्ट करवा दिए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो इसको प्रॉपर एक क्लासिफाई किया जाएगा, प्रॉपर एक फैमिली दिया जाएगा, ग्रुप दिया जाएगा, जहां पे इसको रखा जाएगा उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमी, ये भी एक साइंस है वेयर वी आइडेंटिफाई, वी डू द नोमेनक्लेचर, बट along with this we also describe with certain description, ठीक है, and then we classify, right। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी रखते हैं, वी ऑल्सो डिस्क्राइब इट ओवर हियर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टैक्सोनॉमी में वो क्या है, इट डील्स विद द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी के केस में क्या है, सर्टेन रूल्स रख दिया गया,
सर्टेन प्रिंसिपल्स रखे गए हैं जिनको फॉलो करके ही आपको नेम करना है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टैक्सोनॉमी क्या है? सर्टेन रूल्स रखे गए हैं, सर्टेन प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया है और उनको ही फॉलो करके आपको नेम आउट करना है। वेयर एज द सिस्टमैटिक्स, it brings out unique properties at every level of classification। ये जितने भी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा उसमें एक एक यूनिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे टैक्सोनॉमी में जहाँ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है, वहीं सिस्टमैटिक्स को देखा जाए तो सिस्टमैटिक्स के केस में क्या है, हर एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन का एक यूनिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। यहाँ पे हम लोगों को ये चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, सबसे पहली बात, जैसे हम लोग नेमिंग का क्राइटेरिया जब रखते हैं तो मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि नेमिंग का जो ब्रॉड क्राइटेरिया है वो हम लोगों ने इस बेसिस में डिवाइड कर दिया कि एक कॉमन नेम है जिसको हम लोग वर्नाकुलर नेम कहते हैं, और एक साइंटिफिक नेम है जिसको कि साइंटिफिक वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं वो यूज करते हैं, ठीक है ना? तो अभी हम लोग ये देखेंगे कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज कॉमन नेम और द वर्नाकुलर नेम। तो बेसिकली जो कॉमन नेम होते हैं वो क्या है, बड़ा सिंपल नेम दिया जाता है, इट इज द लोकल नेम गिवन टू एनी ऑर्गेनिज्म। ये लोकल नेम दिया जाता है, ठीक है? अभी आप इंडिया में रह रहे हो, आप चले जाओ यूएस में या आप चले जाओ जापान में और वहां जाके आप पोटैटो को आलू कहो तो वो लोग कहेगा आलू, व्हाट इज दिस, ठीक है? उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये आलू मतलब पोटैटो को बोला जा रहा है। दे विल नेवर अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये जो आलू वाला टर्म है ये हमारे द्वारा दिया गया एक लोकल नेम है, राइट? नेक्स्ट, अब अगर बात किया जाए एडवांटेज का कि क्या इसके कुछ एडवांटेजेस है, बेशक इसके कुछ एडवांटेजेस है, बेशक वर्नाकुलर नेम्स के कुछ एडवांटेजेस है। अभी एक एक करके समझते हैं ये एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो ये ब्रीफ है, सबसे पहला ये जो है ये ब्रीफ नेम है, राइट? हुआ ना इसे ब्रीफ नेम, इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट में होगा। अगर आपके यहाँ मिल्क आता है तो आप उस मिल्कमैन को ये नहीं पूछने वाले हो कि भैया आपके पास बुबालिश बुबालिश का मिल्क होगा। वो बोलेगा ये कोई नया जानवर आ गया क्या मार्केट में, ही विल बी वेरी कंफ्यूज। आप उसको कभी ये नहीं कहोगे कि बुबालिश बुबालिश वाला मिल्क चाहिए मेरे को, राइट? आप उसको सिंपली कहोगे भैंस का दूध है का भैया, राइट? यही आप कहोगे। तो यू विल नेवर से कि हमको बुबालिश बुबालिश का मिल्क चाहिए, या फिर आप ये कभी नहीं कहोगे दैट बॉश टॉरस का मिल्क चाहिए। वो बोलेगी बॉश टॉरस क्या है, ये कौन सा नया जानवर आ गया है। आप सिंपली कहोगे भैया गाय का दूध ही चाहिए। आप कभी उसके साथ ऐसे केबीसी नहीं खेलने वाले हो, राइट? तो लुक एट द सिंप्लिसिटी, ये कितना ब्रीफ है। अगर मैंने कहा ये ओनियन या प्याज, सिंपल है। आप कहीं जाके उसको नहीं कहोगे सब्जी मार्केट में कि भैया एक काम करो एलियम सेपा दे दो, वो बोलेंगे एलियम सेपा, ये कौन सा चोपा है। दे विल से लाइक दिस ओनली, राइट? तो इट इज वेरी ब्रीफ व्हेन इट कम्स टू नेमिंग। नेक्स्ट क्या है, दैट इट इज बेस्ड ऑन सम कॉमन फीचर। जो नेमिंग किया जाता है वो सर्टेन एक कॉमन फीचर को देखा जाता है। जैसे अगर मैंने ये कह दिया स्पैरो या चिड़िया, तो ये चिड़िया का टर्म क्यों पड़ा है जानते हैं? ये बिकॉज ऑफ इस चर्पिंग साउंड। वो चिड़िया लोग जो चू चू करता है ना, इसलिए उसका नाम चिड़िया पड़ गया। कौवा का नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि वो काव काव करता है। तो जो कॉमन फीचर दिखा हम लोगों ने नाम दे दिया, राइट? नेक्स्ट, थर्ड इज इट इज फेमिलियर विद द नेम सिंस चाइल्डहुड। बचपन से आपको जो है पिताजी या माताजी कभी ये नहीं कहेंगे देखो बेटा वो बुबालिश बुबालिश जा रहा है, राइट? वो सिंपली वो कहेंगे कि देखो भैंसिया जा रही है, राइट? या वो कहेंगे कि वो देखो आलू, या वो देखो वो बीट, राइट? तो
बड़ा सिंपल नेम दिया जाता है बचपन से, तो आप लोग बड़ा यूज टू हो चुके हो। एक तो ये कॉमन है, ब्रीफ है, और ये क्या है, नेम जो है वो फेमिलियरिटी रखते हैं हम लोग सिंस द चाइल्डहुड। देन फोर्थ एडवांटेज अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स इट इज इजियर टू प्रोनाउंस। आप अगर जाके अपने राशन दुकान में ये कहोगे कि भैया एक काम करो, 1 किलो और आइजा सटाइवा दे दो, तो वो क्या देगा निकाल कर? वो बोलेगा भैया ये कौन सा चीज मांग रहे हो, कोई नया चीज आया है क्या मार्केट में? तो ही वोंट अंडरस्टैंड 1 किलो और आइजा सटाइवा क्या है। या अगर आप उसको ये कहते हो दैट हमको ट्रिटिकम एस्टिवम चाहिए, और आइजा सटाइवा तो ऐसे ही नहीं समझा। अगर आप उसको कहते हो ट्रिटिकम एस्टिवम चाहिए, तो वो नहीं समझ आएगा। तो उसको सिंपल भाषा में कहना है कि भैया गेहूं दीजिए इफ इट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, और चावल दीजिए, राइस दीजिए इफ इट इज ओराइजा सटाइवा। So this is how we can see that it is easier to pronounce. Even you won't be comfortable to pronounce these scientific name when it comes to the local market. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टर्म ट्विस्टर है, और आगे पता चलेगा कि क्यों इसको बोला जा रहा है, ये टर्म को क्यों एम्फेसिस किया जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कंसीडर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वर्नाकुलर नेम। सो फार एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन नेम के साथ यानी कि वर्नाकुलर नेम के साथ डिसएडवांटेजेस क्या क्या लिंक्ड है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द कॉमन नेम। हमने एडवांटेजेस तो देख लिया कि क्या क्या एडवांटेजेस है, शॉर्ट है, सिंपल है, बिल्कुल बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं तो यूज टू है, और बिल्कुल डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो रिलेट करता है कॉमन नेम। लेकिन इफ यू आर अ ट्रू बायोलॉजिस्ट, आपके लिए कॉमन नेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज ये वेरी करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना है वो क्या है, दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया और एनी रीजन डू नॉट हैव कॉमन नेम, बिकॉज सम ऑर्गेनिजम्स आर माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग्स। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी रीजन, किसी भी एरिया में ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को इस हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है कि द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन सी फ्रॉम अवर आइज एंड, और उन ऑर्गेनिजम्स को तो हम क्लासिफाई ही नहीं कर पाएंगे जिनको हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई कॉमन नेम है ही नहीं उनके लिए। अभी कहीं देखे हो ये जो रिसेंटली कोविड-19 आया है, जो कि कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है, उसका कोई कॉमन नेम कहीं नहीं देखोगे कि कोविड-19 का कोई कॉमन नेम है। अगर हुआ होता तो क्या नेम होता, आप लोग दिमाग में सोचो और बताओ। ठीक है, कि कोविड वायरस जो आइडेंटिफाई हुआ है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इट इज अगेन नॉट एन ऑर्गेनिज्म, वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। वायरसेस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, बट अगेन वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम अवर अनएडेड आई। बिना माइक्रोस्कोप का वायरस को हम लोग नहीं देख सकते। सिमिलरली, क्या ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग जो बैक्टीरिया है, उस टीबी बैक्टीरियम को हम लोग कोई कॉमन नेम दे सके? नहीं दे सके, क्योंकि वो तो आंखों से दिखता ही नहीं है। तो कॉमन नेम किस आधार पे दें, राइट? तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिनका कॉमन नेम नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉमन अनएडेड आई से दिखता नहीं है, नंबर वन। और दूसरा क्या है कि वो हमारे इंपॉर्टेंस में है नहीं। अगर वो हमारे किसी काम का होता है, जैसे अगर मान लीजिए कर्ड में बैक्टीरिया है, हम लोग डेली कर्ड खाते हैं, लेकिन क्या वो बैक्टीरिया दिखता है? नहीं दिखता है। सो देयर इज नो कॉमन नेम। तो लोग उसमें लैक्टोबैसिलस ही कहेगा और कोई नॉर्मल नेम से या वर्नाकुलर नेम से नहीं बोलेगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑफ अवर इंटरेस्ट। हमें दही खाने से मतलब है, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वी हैव लीस्ट इंटरेस्ट एटलीस्ट एज अ कॉमन मैन, राइट? देन we will see that a single common name given to more than one organism, जैसे कि एग्जांपल में अगर देखा जाए ये तितली,
तितली पूरा का पूरा कम्युनिटी का बटरफ्लाई एंड मॉथ को रिजेंबल करता है, बट इट इज नॉट ट्रू. Moth is different thing, and there are again certain butterflies which are very unique and distinct characteristic. लेकिन हम लोग एक वर्नाकुलर नेम के द्वारा सभी बटरफ्लाई, जितने बटरफ्लाई है, विंग्ड वाला, ये हेलीकॉप्टर शेप्ड वाला है ना, हम लोग बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर शेप्ड वाला. देन मॉथ, जितने भी मॉथ्स होते हैं जो रातों के टाइम में आपको ज्यादा दिखेगा, ब्राउनिश कलर का होता है, वी कॉल इट एज अ मॉथ. तो ये सभी को हम लोग क्या नाम दे दिया, हम लोगों ने कह दिया भैया कीप इट सिंपल, लेट इट कॉल देम एज तितली. सभी को तितली नाम से बोल दिया. अब इमेजिन करो कि आप एक क्लासरूम में जा रहे हो, अब दिखने में तो सब इंसान दिख रहा है ना, और सभी को एक ही नाम से अगर बुलाना चालू कर दे तो हाउ कंफ्यूजिंग इट वुड बी इवन फॉर अ टीचर. एक टीचर बुलाएगी कि अमित, तो सब का सब, लड़की भी अमित कहलाएगी और बाकी जो बॉयज लोग हैं वो लोग भी अमित कहलाएंगे, और सब के सब अमित खड़े हो जाएंगे. हाउ कंफ्यूजिंग इट इज. सेम केस होते हैं यहाँ पे भी. एक सिंगल क्लास है और मैंने इसमें क्या होता है, सभी को एक कॉमन नेम दे दिया जाता है. नेक्स्ट क्या है, a common name have different meaning in different area. जो भी कॉमन नेम असाइन होते हैं उसका डिफरेंट मीनिंग होता है अलग अलग एरिया में. अभी एक उदाहरण के तौर पे अगर बात किया जाए, इफ वी टॉक ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ मेज, तो मेज जो है उसको कॉर्न बोला जाता है. कहां पे? कॉमनवेल्थ कंट्रीज में. फिगर आउट कीजिएगा ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहां है और बताइएगा. लेकिन मेज को जो है वो कॉर्न के तौर से बोला जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में. और वही मेज जो है वो एज अ व्हीट कहलाता है. दिस वाइल दिस कॉर्न मीन्स व्हीट इन यूएसए. तो मेज मतलब कॉर्न हुआ कॉमनवेल्थ कंट्री में, और वही कॉर्न का मतलब क्या हो गया, व्हीट हो गया इन यूएसए. तो ऑफन ये थिंग्स आर गेटिंग कंफ्यूज. कोई एक नाम कहीं और पे उसका मीनिंग कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है. सिंपल इंडिया में भी देख लीजिए, अगर बिहार झारखंड इधर में अगर आप कुमड़ा बोलिएगा तो वो पंक्ति निकाल के देगा, ठीक है. और वही दिल्ली में अगर आप चले जाइए और वहां बोलिए कद्दू, तो वो आपको पंक्ति निकाल के देगा. जबकि यहाँ पे कद्दू कुछ और वेजिटेबल है. कुमड़ा इज डिफरेंट वेजिटेबल, कद्दू इज डिफरेंट वेजिटेबल. आप दिल्ली में चल जाइए, वहां कद्दू बोलिए तो वो आपको कुमड़ा निकाल के दे देगा. तो लुक एट द लेवल हाउ कंफ्यूजन इज गेटिंग क्रिएटेड. और सोचिए ये बड़े पैमाने में अगर होगा तो साइंटिफिक वर्ल्ड में तो नेमिंग करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट पॉइंट. सम कॉमन नेम मे बी फॉल्स आल्सो. कुछ कॉमन नेम ऐसे भी हैं जो फॉल्स है. कॉमन नेम्स कैन बी फॉल्स आल्सो. कॉमन नेम वो, जैसे अगर मैं गुलाब जामुन, गुलाब होगा ना जामुन, वो फॉल्स है. दैट रिलेट्स टू इंडियन स्वीट. ठीक उसी तरह अगर मैं ये कहूं एग्जांपल के तौर पे, फिश मे नॉट हैव अ रिलेशन विद द रियल फिश. ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर कहा जाए जेली फिश, क्या ये रियल में कोई फिश है? जेली फिश नहीं, इट इज सिलेंट्रेट. वहीं अगर मैं कहूं स्टार फिश, जिसको साइंटिफिक टर्म में एस्टेरियास कहते हैं, ये बिलोंग करता है फ्रॉम इकाइनोडर्म. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिश में नॉट कोरिलेट विद द ओरिजिनल फिश, राइट. जैसे यहाँ स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, ये सब रियल के फिश नहीं है, राइट. दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट फैमिली, राइट, एंड दे आर नॉट फ्रॉम द फिश फैमिली, बट हम लोग उसको क्या कहते हैं? फिश कहते हैं, राइट. नाउ फाइनली देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन कॉमन सेंस. तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है ना. अगर हम कॉमन नेम की बात किया जाए तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब उसका नेमिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है. जिसको जो मन किया दे दिया. दिल्ली में मैंने कहा ना, आप यहाँ पे आ जाओ तो कुमड़ा बोलोगे तो पंक्ति निकाल के देगा. दिल्ली चल जाओ तो वहां पे कद्दू बोलिएगा तो पंक्ति निकाल के देगा, जबकि यहाँ कद्दू बोलने से कुछ और देगा, राइट. So there is no uniformity. Now let us move into
द पॉइंट कि फिर क्या करें। लेट अस मूव इनटू द साइंटिफिक नेम। अगर कॉमन नेम में इतने सारे इश्यूज हम लोगों ने देख लिया, तो अब क्या हमारे पास सोल्यूशन है, हाउ टू नेम इट आउट। तो हम लोगों ने साइंटिफिक नेम के ऊपर सोचा। सो वी हैव ऑल डिसाइडेड टू फिगर आउट सम साइंटिफिक नेम। और अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट, वायरस, बैक्टीरिया, उसकी एक अलग सेपरेट कम्युनिटी बन गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी बन गए। तो जियोलॉजिस्ट वाला अपना एनिमल्स का नेमिंग देगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाला अपना बैक्टीरिया का नेमिंग देगा, वायरोलॉजिस्ट वाला अपने वायरसेस का नाम देगा, प्लांट वाले, बॉटनी वाले अपने प्लांट्स के नाम देंगे। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनी जाए, ताकि जो नेम का यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ऐसा ना हो कि इंडिया में किसी एक प्लांट का नाम कुछ XYZ है, इट गेट्स चेंज एज यू मूव ऑन टू यूरोपियन कंट्री और एनी अमेरिकन कंट्री। ये चेंज नहीं होना है, राइट। यूनिफॉर्मिटी बना रहना चाहिए। So what are scientific names? They are the specific and distinguishing names assigned to an organism. तो ये specific होगा and distinguishing भी होगा, okay? Assigned to an organism so as to remove any kind of ambiguity and make names universally accepted by the biologists. तो यहाँ पे कुछ terms हम लोग को ध्यान देना है कि scientifiक term में जो नेम्स होते हैं वो जो असाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक होगा, वो किसी और को अलॉट नहीं किया गया। अगर मैंने बुबालिस नाम कह दिया तो वो भैंस के लिए ही यूज होगा, बफेलो के लिए ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ये टर्म कॉपी कर दिया जाएगा काऊ के लिए भी। वो यूनिक है, इट इज स्पेसिफिक एंड इट इज डिस्टिंग्विशिंग ऑल्सो। ये डिस्टिंग्विश कर देगा बफेलो को फ्रॉम अदर मल्च एनिमल्स। Okay, then it also removes any kind of ambiguity. अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है वो भी हट जाएगा। अगर मैंने कह दिया बुबालिस तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई बफेलो अलग है, काऊ अलग है। ओके, तो ये पूरा तरीके से एम्बिग्यूटी, जो कंफ्यूजन अगर क्रिएट भी हो रहा था बाय द वे, तो वो भी हट जाएगा। एंड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट। तो ये यूनिवर्सली पूरा का पूरा बायोलॉजिस्ट वाला लोग इसको एक्सेप्ट भी करेगा, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि साइंटिफिक नेम का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ ये साइंटिफिक नेम जो है, जो आप नेम करोगे किसी ऑर्गेनिज्म को, ये एक सर्टेन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। आपको सर्टेन चेकबॉक्स होगा, उसको टिक करना होगा। Then only your name will be getting accepted by all the biologists present internationally. Okay, now let us check the criteria. वो criteria क्या है जिनको हमें consider करना है before naming any organism. Okay, तो अब हम लोग criteria देखने वाले हैं कि criteria which we need to consider before naming any ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्राइटेरियाज क्या है? ये क्राइटेरियाज हम लोग अगर देखा जाए तो ये क्राइटेरिया क्या है? इट शुड एग्रीड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड द क्राइटेरिया। जो भी प्रिंसिपल सेट डाउन नेम करने के लिए, उसमें ये एग्री होना चाहिए, इट शुड एग्री। देन हम लोग क्या देखेंगे? इट शुड बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में एक्सेप्ट हो गया, नहीं, इट हैव टू बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? दैट इट शुड टीच टू अराइव एट द नेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो साइंटिस्ट है ये इसी नाम पे है। मान लीजिए बुबालिस मैंने कहा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको इस नाम में अराइव होना है। अगर वो लोग भी अगर बुबालिस कहते हो तो दे विल अराइव इन द बफेलो ओनली। ऐसा नहीं है कि ये नेम हमने दिया और वो बुबालिस जब उन लोगों ने नेम को डिराइव करने स्टडी करने का कोशिश किया तो वो लोग काऊ पे आके अटक गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, राइट। सो दे शुड अराइव टू द सेम ऑर्गेनिज्म जो दिया गया है आफ्टर द नेमिंग। देन इट शुड बी डिफरेंट फॉर ईच स्पीसीज। सभी स्पीसीज के लिए डिफरेंट होना चाहिए, कहीं भी ये नेम जो है कॉपी नहीं होना है। जैसे अगर मैंने बफेलो को एक नाम दे दिया गया है साइंटिफिक नेम, तो ये नेम कॉपी नहीं होगा काऊ के लिए। सिमिलरली अगर मैंने डॉग के लिए कोई एक साइंटिफिक नेम असाइन कर दिया तो ये कॉपी नहीं होगा कैट के लिए। सो ऑन सो फॉर। नेम शुड नॉट गेट कॉपी आउट, राइट। इट शुड बी यूनिक एंड शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे?
नॉट टू बी यूज अर्लियर फॉर सम अदर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे अगर मैंने कोई एक नेम दे दिया है तो ये पहले कोई और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं हुआ है, ये भी हमें इंश्योर करना है। सो दीज आर द 5 क्राइटेरिया जो हमें देखना है बिफोर नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम लोग चेक करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हम लोग उसके बाद एनालिसिस करेंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम या फिर एंड साइंटिफिक नेम, सभी के एडवांटेजेस को देखा, कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम के डिसएडवांटेजेस भी देखा, और फाइनली हम लोगों ने ये चेक किया साइंटिफिक नेम अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रखना है तो उसके क्राइटेरिया क्या है। तो इसी के साथ आज का ये एंड हुआ। कोई भी डाउट होने से प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।